नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे उसको हम बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स, जिसको आम भाषा में बोल देते हैं तेजाब बनना, खट्टी डकारें आना, रिगर्जिटेशन, या साइंटिफिक लैंग्वेज में जिसको हम बोलते हैं जर्ड, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। ये बीमारी सिर्फ अडल्ट्स में या सिर्फ जवान लोगों में नहीं पाई जाती, ये बीमारी बच्चों में भी देखी जाती है। खास करके जो ऐसे बच्चे जो 1 साल से कम होते हैं या 2 से 5 साल तक के बच्चों में ये बीमारी देखने को पाई जाती है। तो उनमें सिम्टम क्या है, क्योंकि वो बता तो सकते नहीं, या अडल्ट्स में क्या सिम्टम है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले ये बीमारी है क्या। देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं वो तो खाने की नली, जिसको हम ईसोफेजिस बोलते हैं, उसके रास्ते हमारा जो खाना है वो हमारे पेट में, स्टमक में चला जाता है। तो जो खाने की नली और स्टमक है, उन दोनों में एक मसल होता है जो गोल शेप का होता है, रिंग शेप्ड का होता है, वो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहलाता है। बेसिकली आप ये याद रखिए, एक मसल है जो दोनों को सेपरेट करके रखता है। खाने की थैली जो स्टमक है उसमें से जो एसिड है वो खाने की पाइप में नहीं आने देता। जब भी वो स्फिंक्टर या मसल वो लूज हो जाए तो एसिड और खाना हमारी पाइप में आ जाता है और उसके जरिए हमारे मुंह में आता है। ठीक है, इसके सिम्टम क्या है। सबसे पहला सिम्टम है हार्ट बर्न होना, छाती में जलन होना। बहुत सारे लोग इसको दिल की बीमारी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। दिल की बीमारी के जो सिम्टम है वो अलग होते हैं, उसमें सांस भी चढ़ता है, उसका दर्द बाजू में भी जाता है, गर्दन में भी जाता है, और ऐसा फील होता है जैसे कोई हैवी सी चीज़ हमारी छाती पे रखी हो। लेकिन जो इसका दर्द है वो जलन टाइप होता है और सेंटर में होता है। दिल की बीमारी के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। दूसरा सिम्टम है एसिड रिफ्लक्स, जिसमें मुंह में खट्टे खट्टा खटास सी आती है, खट्टी खट्टी चीज़ों की। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी एसिड का टेस्ट होता है वो खट्टा होता है। जब भी हमारे पेट का एसिड खाने के साथ हमारे मुंह में आएगा तो हमारे मुंह में खटास का टेस्ट आएगा। तीसरी चीज़ है इसोफेजाइटिस, खाने की नली में दर्द होना, ऊपर गर्दन से लेके पेट तक हमारे पूरे जो छाती में दर्द होता है। उसके बाद है सांस में स्मेल लानी, गंदी स्मेल लानी, जिसको बैड ब्रीथ भी कह देते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारे मुंह में या गले में रहता है। उसके बाद है ब्लोटिंग या ब्लेंचिंग होनी, पेट फूल जाना, बार बार डकारें आनी। एक सिम्टम है परसिस्टेंट कफ होनी। अब देखिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा देर तक खांसी रह रही है तो अंडरलाइंग कॉज एक एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, जिसको हम बहुत इग्नोर कर देते हैं, ज़्यादातर हम देखते नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एसिड रिफ्लक्स हमारे गले में आ रहा है तो गले से ही तो लंग्स की सप्लाई जाती है, फेफड़ों की ओपनिंग भी तो गले से ही है ना। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे फेफड़ों में भी जा सकते हैं, जिसके कारण इन्फेक्शन भी हो सकती है और खांसी भी आ सकती है। उसके बाद है गले में सूजन आ जाएगी एसिड के कारण, तो खाने निगलने में दिक्कत आएगी। इसके बाद है एसिड ही हमारे दांतों को खराब करेगा। ठीक है, डीके जल्दी होंगे, हमारे दांत खराब जल्दी होंगे और हमें डेंटल रिलेटेड काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अब बच्चों में क्या दिक्कत आती है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना 1 साल तक के, उनमें ये दिक्कत कॉमनली पाई जाती है, फिजियोलॉजिकली नॉर्मल तौर पे भी पाई जाती है। 60 to 70% छोटे बच्चों में ही होता है। उनमें क्या दिक्कत आती है, वो बहुत ज़्यादा देर तक रोते हैं। देखिए, अगर उनको भूख लगेगी फिर भी वो रोएंगे। अगर हम उनको फीड देंगे, बोतल साथ में मुंह के पास रखेंगे, तो वो दूध पिएंगे नहीं, क्योंकि दूध पिएंगे तो उनको दर्द होगा एसिड रिफ्लक्स के कारण। अगर दूध हटा लेंगे फिर वो रोते रहेंगे, तो इसको बोलते हैं इनकंसोलेबल क्राई, वो रोते रहते हैं। उसके बाद अगर उनको रिपीटेडली वॉमिटिंग आ रही है या उनको रिपीटेडली नोजिया, या जैसे वो बार बार बत्त से ले रहे हैं, तो उसको हम वॉमिटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अगर कोई छोटा बच्चा है जैसे 2 से 5 साल तक का, अगर वो बार बार थूक गिर रहा है और उसकी जो सांस है उसमें गंदी स्मेल आ रही है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है जर्ड का। इसके बाद है कई बच्चे वेट अच्छी तरह से गेन नहीं करते जो इस बीमारी से सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम हैं जिसको हमने ध्यान में रखना है बच्चों के साथ। बच्चों में हम इसको इलाज कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। देखिए, बच्चों में कारण क्या है, एक तो उनका पेट की थैली छोटी होती है, दूसरी चीज़ है उनकी जो ईसोफेजस है, जो खाने की नली है, वो भी छोटी होती है। ठीक है, अगर हम उसको ज़्यादा दूध पिला देंगे तो पेट की थैली फूल जाएगी, स्टमक फूल जाएगा। ठीक है, तो उनके जो ये रिफ्लक्स है वो जल्दी होने की संभावना रहती है। अब इसके कारण क्या है, या ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये बीमारी होने के रिस्क ज़्यादा रहते हैं।
सबसे पहले जो ओवरवेट हैं या ओबीज जिसको बोलते हैं उनमें क्यों, क्योंकि एक तो पेट का प्रेशर बहुत रहता है, उसके बाद दूसरी बात है उनकी जो पेट की एम्प्टिंग है, जो आगे की तरफ भोजन जाता है वो भी स्लोली जाता है, पेट में ज़्यादा देर तक भोजन रहता है। तीसरी चीज़ है उनको एक बीमारी हो सकती है हाइटल हर्निया बोलते हैं, जो मैं आगे समझाऊंगा, जिसके कारण ये रिफ्लक्स ज़्यादा रहता है। दूसरे ऐसे हैं जो ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं या स्पाइसी फूड खाते हैं। ऐसा क्यों? जो फैटी फूड है, जो वसा से युक्त भोजन है, उसको पचाने में बहुत देर लगती है, तो वो हमारे पेट में ज़्यादा देर तक रहता है, जिसके कारण एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद है स्मोकिंग, शराब, कॉफ़ी या ज़्यादा चॉकलेट। जो लोग इनका सेवन ज़्यादा करते हैं तो उनको चांसेस ज़्यादा रहते हैं भी उनको एसिड रिफ्लक्स की बीमारी रहे। इसके बाद प्रेगनेंसी में भी ये बीमारी टेम्परेरीली देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि एक तो हार्मोनल लेवल के कारण जो हमारा वो स्फिंक्टर होता है, जो मसल होता है जो खाने की नली को और खाने की थैली को अलग अलग रखता है, वो कमज़ोर हो जाता है। दूसरा, पेट में बच्चे के कारण प्रेशर भी पड़ता है। इसके बाद है हाइटस हर्निया, जो मैंने बताया था ना, जो ओबीज लोग होते हैं उनको भी ये दिक्कत रहती है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेट है वो हमारा जो थोड़ा सा हर्निएट करके डायाफ्राम के ऊपर चला जाता है, छाती में चला जाता है, जिसको हम हर्निया बोलते हैं। इन केसेस में जो हमारा स्फिंक्टर है वो लूज हो जाता है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, तो एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। इसके बाद कुछ बीमारियां हैं जो इसको प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो हम खास करके बीपी की ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं, या नाइट्रेट ड्रग्स हैं जो अंजाइना में, दिल की बीमारी में यूज़ होते हैं। उसके बाद हैं कुछ पेन किलर्स हैं जिसको हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, वो भी इस रिफ्लक्स डिसीज़ को एग्रीवेट कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। इसके बाद है गाल स्टोन्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, पित्ते में पथरी है, उसके कारण क्या होता है, एक तो जो बाइल होता है वो हमारी आंतड़ियों में नहीं जाता, जिसके कारण जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है, अगर आपका जो गाल ब्लैडर है वो और उसके आसपास का एरिया सूज गया है इन्फेक्शन के कारण, तो स्टमक इरिटेट होगा, जिसके कारण रिफ्लक्स ज़्यादा हो सकता है। अब है इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जर्ड के लिए जो आप करवा सकते हैं। वैसे आमतौर पर ये सिम्टम हमें पता चल जाता है, लेकिन ये टेस्ट उनमें करते हैं अगर ये दिक्कत मेडिसिन के साथ रिलीफ नहीं हो रही या लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ ठीक नहीं हो रही, तो हम एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, बेरियम मील्स फॉलो करा सकते हैं, मैनोमेट्री होता है, एक 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ये जानने के लिए भी अंदर अल्सर तो नहीं बन गया जिसके कारण खून रिस रहा हो और हमें अनीमिया ना हो गया हो। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली? देखिए, ट्रीटमेंट इसका ब्रॉडली 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहली आपकी फूड चॉइसेस, कौन कौन सी चीज़ आपने अवॉइड करनी है, कौन सी चीज़ आप खा सकते हैं। दूसरा, लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, आपकी गलत हरकतों के कारण ये चीज़ हमें शुरू होती है, तो लाइफस्टाइल चेंजेस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ है दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। चौथी चीज़ है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो सर्जरी एडवाइस की जाती है। ये 4 चीज़ें मैं समझाऊंगा। सबसे पहले फूड, देखिए कौन कौन सा फूड अवॉइड करना होता है। कॉफ़ी, चॉकलेट, टमाटो, मिंट, ठीक है, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्पाइसेस। और दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है, कभी भी लार्ज क्वांटिटी में एकदम से हम ना खाए, जैसे हम रेगुलरली 3 बार खाते हैं, सुबह दोपहर शाम, और ज़्यादा खा ले, तो ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, हमें कभी भी खाने के साथ अल्कोहल या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें जो अपना रात का डिनर है वो हल्का रखें। उसके बाद सिट्रस फ्रूट आपने अवॉइड करने हैं। आप कौन से खा सकते हैं? एप्पल खा सकते हैं, मेलन खा सकते हैं, नाशपाती वगैरह ले सकते हैं, लेकिन नींबू, संतरा वगैरह अवॉइड करना चाहिए अगर आपको रिफ्लक्स की डिसीज़ ज़्यादा हो रही है। कैफीन और चॉकलेट क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि इनके कारण हमारी बॉडी में एक सीरोटोनिन नाम का सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो हमारे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, जो वो एक गेटवे है एसिड रिफ्लक्स को बचाने का, उसको रिलैक्स कर देता है और सारा एसिड और फूड हमारे खाने की पाइप में आ जाता है। इसके बाद अल्कोहल और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स क्या करते हैं, हमारे पेट को फुला देते हैं और हमारे पेट को डैमेज करते हैं, जिसके कारण रिफ्लक्स की दिक्कत आ सकती है। तो हमें अल्कोहल और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो सोडा, बियर वगैरह है वो नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद स्पाइसी फूड क्या करता है, एक तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को डिले करता है,
खाना ज़्यादा देर तक पेट में रहता है तो रिफ्लक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्राइड फूड जैसे मैंने आपको बताया क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्राइड फूड ज़्यादा देर तक पेट में रहता है, उसको पचाने में दिक्कत आती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो जिन लोगों को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत आ रही है तो उनको ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इसके बाद है कुछ स्टडीज़ में पाया गया है जो मिंट होती है, जैसे पिपरामिंट या खास करके माउथ फ्रेशनर्स होते हैं ना, इवन की जो टूथपेस्ट हैं जो पिपरामिंट फ्लेवर के हैं, वो उन लोगों को अवॉइड करने चाहिए अगर किसी को एसिड रिफ्लक्स की दिक्कत आ रही है। और नमक भी कम खाना चाहिए। इसके बाद है लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या हो सकती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस में हो सकता है, एक तो आपने टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसा ना हो आप खाना खाओ और आपके पेट के लिए जगह ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है, आप सोते वक्त अपने जो बेड को हेड एंड से थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बेड के जो हेड एंड जो सिर की तरफ बेड है उसके नीचे एक एक ईंट लगा लो या कुछ लगा लो, ताकि आपका बेड थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाए, सिर का साइड ऊंचा हो जाए, उससे रात को एसिड रिफ्लक्स कम होगा। तीसरी चीज़ है, हमेशा खाना खाने के बाद 5-10 मिनट वॉक करें। खास करके जो छोटे बच्चे हैं आजकल वो लेटे लेटे खाना खाते हैं या टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, ठीक है। तो उनमें ये दिक्कत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन ठीक नहीं होती खाना खाने की। दूसरी चीज़ है वो वॉक नहीं करते खाना खाने के बाद। इसके बाद है वेट को आपको मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस मैंने इस पिक्चर में दिखा रखी हैं, ठीक है ना। तो यही सारी आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए अपनी डाइट में। उसके बाद है मेडिसिन कौन कौन सी हैं। 4 मेन कैटेगरीज हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, H2 ब्लॉकर्स, एंटासिड्स और ऐसी दवाइयाँ जो हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं, जो हमारे पेट में और आंतड़ियों में जो खाना है उसका जो प्रवाह है वो तेज करती हैं, ताकि वो बाहर एसिड रिफ्लक्स ना बन सके, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कौन कौन से हैं, ओमिप्राजोल हो गया, पेंटाप्रोजोल हो गया, एस्मियाप्रोजोल हो गया, रेबिप्राजोल हो गया। लेकिन आप ये याद रखिए, हमेशा कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है, क्योंकि चारों कैटेगरीज की मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अपने फ़ायदे हैं। तो आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है, दैट कैन बी ओनली आपका डॉक्टर है जो जिसको आप फिजिशियन को दिखाएंगे, वो अच्छी तरह से आपको बता सकता है, ठीक है ना। तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा देर तक एक्ट करते हैं, ठीक है। लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ होती हैं ये। और अगर रिफ्लक्स के कारण हमारे पेट की लाइनिंग को कोई खामी हो गई है या हमारी खाने की नली में कोई दिक्कत आ गई है तो उसको हील करने में हेल्प करते हैं। ये ज़्यादातर हमें खाने से 1 घंटा पहले लेने चाहिए। अगर हम खाने के साथ लेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। नॉर्मली इनको डेली 1 टैबलेट के रूप में एडवाइस किया जाता है, जो हम ब्रेकफास्ट से 45 मिनट या 1 घंटा पहले लेते हैं। उसके बाद है H2 ब्लॉकर्स, जैसे रेनाटिडिन हो गई, फेमोटिडिन हो गई, ठीक है, सिमेटिडिन हो गई। ये दवाइयाँ हैं, ये थोड़ी जल्दी एक्ट करती हैं, 1-1.5 घंटे में एक्ट कर जाती हैं, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए इफ़ेक्ट करती हैं। 6-7 घंटों के लिए इसका इफ़ेक्ट रहता है, ठीक है। ये क्या करती हैं, हमारे पेट में जो एसिड है उसकी सिक्रीशन को कम करती हैं, तो उससे हमें रिलीफ रहता है। खास करके ये दवाइयाँ हमें खाने से 15-20 मिनट पहले लेनी चाहिए। अगर हम खाने के बाद लेंगे तो इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता। और रात को अच्छी नींद अगर आपने लेनी है, अगर आपको रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है तो आप खाने से 15-20 मिनट पहले H2 ब्लॉकर वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद है जो एंटासिड्स होती हैं। एंटासिड्स ये होती हैं जिसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेट के एसिड के साथ मिक्स होके एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं, ठीक है। लेकिन एंटासिड जो सोल्यूशन होते हैं उसको लेने का एक बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन ये रखनी है, जो हमारे किडनी डिसीज़ होते हैं, जो गुर्दों की बीमारी के साथ ग्रसित लोग हैं, उनको ये एंटासिड्स थोड़े अपने डॉक्टर की एडवाइस से लेने चाहिए, क्योंकि उसमें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम होता है जो हमारी किडनी पे प्रेशर डालता है, ठीक है ना। इसके बाद है प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, जो हमारी खाने की मोटिलिटी को इंक्रीज करती हैं। पेरिस्टालसिस होती है जो उसको बढ़ाती हैं, उनमें है मेटाक्लोप्रामाइड, डोमपेरिडोम, सिसाप्राइड ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, हमारी खाने की पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करती हैं और रिफ्लक्स होने के चांसेस कम करती हैं। तो इन द नटशेल आपने जान ही लिया, बच्चों में भी ये दिक्कत आ सकती है, बड़ों में भी दिक्कत आ सकती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा
तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।